हेलो बच्चों। इससे पहले हमने पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हम आगे चलते हैं। तो इसमें देखा है कि अधिकतर पर्यावरणीय विदों की पारिस्थितिक कारकों को चार भागों में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है जलवायु के कारक, दूसरा स्थलीय या भू आकृतिक कारक, तीसरा है मृदीय कारक और चौथा है जैविक कारक। तो बच्चों, जलवायु कारक में जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक इस वर्ग में शामिल किए गए हैं। इसमें है प्रकाश, वायुमंडलीय तापमान, वर्षा, वायु की आर्द्रता एवं वायुमंडल, जिसमें गैस तथा वायुपिंड को शामिल करते हैं। बी में है स्थलीय या भू-आकृतिक कारक। इसके अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक भूगोल से संबंधित कारकों को इस वर्ग में शामिल किया गया है। इसमें ऊंचाई, दूसरा पर्वत श्रृंखलाओं एवं घाटियों की दिशा, और तीसरा है ढालों का खुलापन और तीव्रता। तीसरा मृदीय कारक में इसके अंतर्गत ये कारक मृदा के निर्माण, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण और तत्संबंधित तथ्यों से संबंध रखते हैं। बच्चों, चौथा है जैविक कारक। इसमें जीवन के विभिन्न रूपों जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि के बीच की सभी प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। कुछ भूगोल वक्ताओं ने मुख्यतः पर्यावरण के घटकों के दो प्रकार बताए हैं, जैविक तथा अजैविक घटक, जबकि सामान्य रूप से अधिकांश भूगोल वक्ताओं द्वारा निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत पहला जो है घटक है अवस्थिति। क्या है? अवस्थिति एक ऐसा कारक है जिसका पर्यावरण के अंग के रूप में भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। अवस्थिति स्थिति वह होती है, परंतु समय के साथ इसकी सापेक्षिक महत्ता परिवर्तित होती रहती है। अब अवस्थिति को भी भूगोल शास्त्र में तीन वर्गों में विभाजित कर इसका अध्ययन किया गया है। पहला है ज्यामितीय अवस्थिति, दूसरा है सामुद्रिक एवं स्थलीय स्थिति, तीसरा है समीपवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति। तो ज्यामितीय अवस्थिति में यह किसी भौगोलिक प्रदेश की अक्षांश व देशांतरीय स्थिति होती है, जिसके द्वारा उक्त प्रदेश को भू संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा सामुद्रिक एवं स्थलीय स्थिति, समुद्र से घिरे हुए तथा समुद्र के सहारे स्थित भौगोलिक प्रदेशों में सामुद्रिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, जबकि महाद्वीपीय स्थिति में प्रदेश विशेष का समुद्र से कोई संबंध नहीं होता। बच्चों, महाद्वीपीय स्थिति में राज्य स्थल आवर्त होते हैं, जिसे आंतरिक स्थिति कहते हैं। महाद्वीपीय स्थिति में समुद्री भागों का समकारी लाभ न मिलने से कई आर्थिक क्रियाएं अधूरी रहती हैं तथा स्थलीय सुविधाओं तक ही सीमित हो जाती है। तीसरा है समीपवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति। समीपवर्ती देशों के संदर्भ में स्थिति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राज्य के समीप स्थित देशों की संख्या एवं प्रकार क्या है, इसका प्रभाव राज्य के विकास पर पड़ता है। पहला अपन ने अवस्थिति देखा था। इसका दूसरा पार्ट है उच्चावचन। उच्चावच के अंतर्गत पृथ्वी पर धरातलीय आकृतियाँ तथा पर्वत, पठार तथा मैदान पर्यावरण के प्रभाव की सीमा को निर्धारित करती है।
मुख्य रूप से धरातलीय आकृतियों का प्रभाव जलवायु पर होता है तथा जलवायु दिशाओं के आधार पर भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की प्रकृति निश्चित होती है। तीसरा, जलवायु पर्यावरण को नियंत्रण करने वाला प्रमुख घटक है, क्योंकि जलवायु से प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जलराशि तथा जीव जंतु प्रभावित होते हैं। जलवायु के 5 मुख्य तत्व हैं: वायुमंडलीय ताप, सूर्य ताप, वायुभार, आर्द्रता, पवने तथा वर्षा आदि मानव को प्रभावित करते हैं। चौथा है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति शास्त्र से भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाली वनस्पति से है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास तथा लताएं आदि शामिल हैं। वनस्पति जात से आशय किसी विशिष्ट प्रदेश व काल में पाए जाने वाले समस्त जातियों के पेड़ पौधों तथा झाड़ियों के समूह से है। वनस्पति से आशय पेड़ पौधों, घास या झाड़ियों के विशिष्ट अति समूह से है, जबकि वन उस वर्ग को कहते हैं जिसमें वृक्षों की प्रधानता हो। पांचवा, जैविक घटक। विभिन्न जीव जंतु और पशु मनुष्य के आर्थिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। जंतुओं में गतिशीलता की दृष्टि से वनस्पति से श्रेष्ठ होती है। वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल कर लेते हैं। जीव जंतुओं में स्थारणशीलता का गुण होने के कारण वे अपने अनुकूल दशाओं वाले प्रभाव में प्रवास भी करते हैं, जैसे थार एवं अरब के ऊँटों में भिन्नता मिलती है। छठा है जलराशियाँ। प्राकृतिक जलराशियों के अंतर्गत महासागर, सागर, नदियाँ, झीलें तथा जलाशयों को शामिल किया जाता है। जल चक्र इनके नियमित परिसंचरण में सहयोग करता है। महासागर एवं सागर प्रमुख जलराशियों के रूप में जलवायु को प्रभावित करते हैं। वायु में नमी की मात्रा, वाष्पीकरण तथा तापमान में न्यूनता आदि प्रभाव जलराशियों के होते हैं। आपका लास्ट है मृदा कारक। मृदा कारक के अंतर्गत धरातलीय सतह का ऊपरी वातावरण में जो कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1-2 मीटर तक गहरी होती है, मृदा की रचना मूल पदार्थ में परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, जो विभिन्न प्रकार की जलवायु में जैविक कारकों के संपर्क में एक निश्चित अवधि में निर्मित होती है। मृदा निर्माण में उच्चावचन तथा ढाल की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सारांश रूप में तथा सामान्य रूप में पर्यावरण विधि के क्षेत्र को निम्न बिंदुओं से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें पहला, पर्यावरण परिस्थिति के विभिन्न घटकों का विश्वव्यापी एवं क्षेत्रीय निरूपण है। दूसरा, जलवायु, वनस्पति एवं मृदा को क्षेत्रीय भिन्नता, उनका परिस्थिति के पर प्रभाव अध्ययन है। तीसरा, पर्यावरण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन है। चौथा, पर्यावरण मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। पांचवा, प्रमुख पारिस्थितिकीय तंत्रों में जीवन के विकास के स्वरूप या आवास, अर्थव्यवस्था एवं समाज का अध्ययन है। छठा, पर्यावरण पारिस्थितिकीय समस्याओं का भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुतिकरण करता है। छठा है सातवां, पर्यावरण जल, वायु, ध्वनि, भूमि, रेडियोधर्मी प्रदूषणों के कारण एवं प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करता है। नवा, जनसंख्या, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। 10वां, विकास के पर्यावरण का प्रभाव, क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक निरूपण। अब हम
पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का महत्व के बारे में जानेंगे। मानव जीवन जैविक एवं अजैविक कार्यों से अंतर संबंधित है। इसका जीवन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक एवं दार्शनिक व्यवस्थाओं पर निर्भर है। वास्तव में मानव जाति का आकार एवं स्वरूप उसके जैविक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के महत्व को समझने से पूर्व अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण के मध्य संबंध को समझना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था व पर्यावरण के मध्य संबंध को सामग्री संतुलन मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। सामग्री संतुलन मॉडल के प्रथम व द्वितीय नियम पर आधारित है। ये मॉडल कुल आर्थिक क्रियाओं को आगत एवं उत्पादन के मध्य भौतिक संतुलन भाव के रूप में निर्धारित करते हैं। जैसे आगत इनपुट ऊर्जा को भौतिक संपत्ति के रूप में जो सूर्य से प्राप्त होती है, और निर्गत आउटपुट जो उसी स्तर पर प्रदान करता है। इस प्रकार उपभोग क्रियाओं द्वारा ये नष्ट कर दिया जाता है। सामग्री एवं ऊर्जा पर्यावरण से ली जाती है, जिनका उपयोग उत्पादन एवं उपभोग क्रियाओं में किया जाता है, और अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण को लौटा दी जाती है। इस प्रकार ये संतुलन बना रहता है। अर्थव्यवस्था के सामग्री संतुलन मॉडल को निम्नलिखित हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं बच्चों। जैसे इसमें प्रकृति है, इसमें प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद फर्म, तो प्रकृति पहले प्राकृतिक संसाधनों को देती है परिवार को, फिर संसाधनों की पूर्ति करती है साधन बाजार में, फिर साधन बाजार संसाधनों की मांग करता है फर्म को, और फिर वापस उत्पादन से अपशिष्ट जाता है प्रकृति में। लेकिन इसका उल्टा चले, प्राकृतिक संसाधन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति फर्म से उत्पादन पर, और वस्तुओं और सेवाओं की मांग ये उत्पादन पर। जैसा कि यह चित्र प्रदर्शित करता है कि पर्यावरण सभी प्रकार के संसाधनों तथा नवीनीकरण योग्य तथा गैर नवीनीकरण योग्य को आपूर्ति करता है एवं अपशिष्ट को साफ करता है। परिवार एवं फर्में पर्यावरण से जुड़े हैं एवं दोनों आपस में भी अंतर संबंधित हैं। परिवार व फर्में प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। परिवार एवं फर्में उपभोग एवं उत्पादन के अपशिष्ट को प्रकृति के पास भेजते हैं, और प्रकृति सभी प्रकार के अपशिष्टों को पुनः काम में लेने योग्य बनाने की क्षमता रखती है, बशर्ते इस आंतरिक अपशिष्ट से परेशान न हो। पृथ्वी प्राकृतिक अपशिष्ट को साफ कर सकती है। ये पृथ्वी ये कार्य 3 रुपये की सीमा तक नहीं कर सकती, तो यह स्थिति पर्यावरण नष्ट को इंगित करती है। मानव द्वारा निर्मित अपशिष्टों की वृद्धि के साथ साथ पर्यावरणीय हास्य विघटन भी बढ़ता जाता है।